दोस्तों, नेचर बिल्कुल सही बोलती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। व्यक्ति कभी-कभी झूठ बोल सकता है और तीसरा जो सिस्टम होते हैं, वो सही तरीके से काम करते हैं, ऐसा मानकर चला जाता है। इसी के आधार पर आज की सेक्शन रहेगी सेक्शन नंबर 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यही सेक्शन पहले 114 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। पहले आपने जितनी भी सेक्शंस पढ़ी वहां पर या तो पर्टिकुलर फैक्ट को प्रिज्यूम करने के लिए कहा गया कोर्ट के लिए या किसी ऑफेंस को प्रिज्यूम करने के लिए कहा गया। अब इनसे अलग जितने भी फैक्ट बच गए, अब उनको किस तरीके से प्रिज्यूम माना जा सकता है, किस तरीके से कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती हैं या प्रिज्यूम नहीं कर सकती हैं, इनके लिए बनाई गई है सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट आपको दिखाऊंगा और एक मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में इलस्ट्रेशन नंबर 1 को लेकर या कहूं तो सारे ही इलस्ट्रेशंस को लेकर। वो मिसकंसेप्शन भी आपका आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो आपको देखना है कि ये सेक्शन रेज्यूडरी सेक्शन है। रेज्यूडरी सेक्शन का मतलब होता है, हिंदी में उसका मीनिंग होता है बची हुई सेक्शंस। तो बची हुई सेक्शन का मतलब ये है कि जितनी भी प्रिजम्पशन के चैप्टर में, बर्डन ऑफ प्रूफ के चैप्टर में बताती गई, पर्टिकुलर बता दी गई, उनसे बची हुई सारी प्रिजम्पशंस कोर्ट इस सेक्शन के आधार पर डिसाइड करेगी। तो अगर पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में कि रेज्यूडरी प्रिजम्पशंस कौन सी सेक्शन में लिखी गई, तो आपका जवाब होना चाहिए सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और अगर कहीं कंपैरिजन कराया जाए तो 114 इंडियन एविडेंस एक्ट, पुराना लॉ। जितनी भी जगह आपको ये सेक्शन पढ़ने को मिलेगी तो इलस्ट्रेशंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है और इसकी जो मेन बॉडी है इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। जबकि मेरा मानना है कि यहाँ इलस्ट्रेशंस का मतलब है कि कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाया जा रहा है कि इस मेन प्रोविजन को आपको इस तरीके से समझना है, ना कि यहां पर जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं केवल और केवल इतना ही है मेन प्रोविजन, ऐसा नहीं। वो इलस्ट्रेशंस हैं, वो आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आपको प्रिज्यूम करना है, लेकिन यहीं तक लिमिटेड नहीं है ये प्रिजम्पशंस, इनके बाहर भी जा सकती हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन से पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर ए देख लीजिए। इलस्ट्रेशन ए कहता है कि a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। हिंदी वर्जन ये है दोस्तों इसका कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में कुछ चुराई हुई संपत्तियां मिलती हैं और संपत्तियों के ये मिलने का समय है सून आफ्टर द थेफ्ट, चोरी के कुछ समय बाद। सून आफ्टर इज द अपोजिट ऑफ सून बिफोर। सून बिफोर वर्ड का यूज हुआ सेक्शन नंबर 118 में, सून बिफोर हर डेथ, मृत्यु से पूर्व, एंड सून आफ्टर वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 119। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट ये उपधारणा कर सकती है कि या तो ये व्यक्ति चोर है जिसने वो चोरी की है, जिस चोरी के ये आइटम है, जिस चोरी के ये सब्जेक्ट मैटर है। अगर वो चोर नहीं है तो दूसरी उपधारणा ये कर सकती है कि ये चोर तो नहीं है, बट इसने चुराई हुई संपत्ति को ये जानते हुए रिसीव किया है, प्राप्त किया है कि ये संपत्ति चोरी की है। तो यहां दोनों ही ऑफेंसेस हैं, दोनों जो अल्टरनेट प्रिजम्पशंस हैं, दोनों में ही किसी ना किसी ऑफेंस की प्रिजम्पशन की जा रही है। एक ऑफेंस है चोरी का और दूसरा है चुराई हुई संपत्ति को रिसीव करने का। बट मे प्रिज्यूम है, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है और अगर लगे तो ना भी करे। तो ऐसा कब कर सकती है, कब नहीं कर सकती, ये बताएगा मेन प्रोविजन, वो हमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स देगा। अब यहां पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इस इसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मान लीजिए कि एक थेफ्ट हुई, चोरी हुई
और इसी चोरी को करते करते चोर ने एक मर्डर कर दिया। मान लो जिस घर में एक चोर चोरी कर रहा था, घर का मालिक जाग गया जिस समय वो चोरी कर रहा था, तो चोर ने देखा कि अब तो ये मुझे सामान लेकर नहीं जाने देगा, तो उसने मार दिया। तो अब यहां पर इंटेंशनली डेथ करी है, तो वो मर्डर भी करके आया है। अब ये दोनों ऑफेंसेस, चोरी का ऑफेंस और मर्डर का ऑफेंस, एक सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं, सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं और कनेक्टेड हैं दोनों। अब जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसी व्यक्ति ने मर्डर भी किया है। थोड़ा सा अटेंशन आपको रखना है इलस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए। अब चोरी के बाद ये केस जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके पास से चोराई हुई संपत्ति मिल गई, तो उसी के ऊपर पुलिस ने क्या किया, चोरी का भी ऑफेंस लगाया और मर्डर का चार्जेस भी उसी के ऊपर लगा दिए गए। अब जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना था कि ये मर्डर किसने किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस इलस्ट्रेशन को अगर आप देखेंगे तो फैक्ट ये निकल कर आया है, रिकॉर्ड पर एविडेंस ये है कि जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो सून आफ्टर द थेफ्ट पकड़ा गया था। अब इस मॉडिफाइड एग्जांपल में मैं कहूंगा कि सून आफ्टर थेफ्ट एंड मर्डर पकड़ा गया, और इसके पोजेशन से उस थेफ्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति, वो मिल गई थी। देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि यही व्यक्ति थीफ है, ऐसा प्रिज्यूम कर सकता है कोर्ट। और क्योंकि वो चोरी और ये मर्डर दोनों सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं, एक ही व्यक्ति ने किए हैं, ये भी एविडेंस कहती है। और अब एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है, जो कोर्ट के सामने खड़ा, इसी के पास से वो स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, तो कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि यही व्यक्ति थीफ है। तो क्या कोर्ट साथ में ये भी प्रिज्यूम कर सकती है कि हाँ, इसी व्यक्ति ने मर्डर किया है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या ये प्रिजम्पशन जो सेक्शन इलस्ट्रेशन ए में लिखी, क्या ये प्रिजम्पशन मर्डर तक एक्सटेंड हो सकती है अगर थेफ्ट एंड मर्डर एक सिमिलर ट्रांजैक्शन में हुए हैं, सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं, तो एक ही समव्यवहार के भाग हैं? तो अगर आपने जब तक इस मेन प्रोविजन को नहीं समझे तो इस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आप यही इलस्ट्रेशन जो मैंने मॉडिफाई करके बताया इलस्ट्रेशन ए को, जहां पर सेम ट्रांजैक्शन में थेफ्ट एंड मर्डर किए और किसी व्यक्ति के पास से इस थेफ्ट की सब्जेक्ट मैटर, चुराई हुई संपत्ति कब्जे से मिली है, उसको माना, कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि यही चोर है, तो क्या यही मर्डर है? ये प्रिजम्पशन यहां तक एक्सटेंड हो सकती है? आप किसी के साथ ये डिस्कस कीजिए और पूछिए, और फिर आप देखिए जवाब किस तरीके से आते हैं। बट मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको प्रोविजन दिखाना चाहूंगा, मेन प्रोविजन क्या कहता है, फिर आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा और विद लॉजिक जवाब दूंगा। इसीलिए वीडियो को आपको लाइक करना है और लास्ट तक देखना है। देखिए, सेक्शन का हेडिंग है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ निश्चित तथ्य होंगे, उन तथ्यों का अस्तित्व है, कोर्ट ऐसी उपधारणा कर सकता है। मे प्रिज्यूम, इट मींस कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम और कोर्ट मे नॉट प्रिज्यूम। कोर्ट चाहे तो प्रिजम्पशन करे, चाहे तो प्रिजम्पशन ना करे किसी फैक्ट के अस्तित्व की। इस सेक्शन में दो सब सेक्शन हैं और पहली सब सेक्शन में बताया गया कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, कब कर सकती है, किस फैक्ट को कर सकती है। और सबसेक्शन 1 में 9 इलस्ट्रेशंस दिए गए ए टू आई, और जो सबसेक्शन 2 है वहां पर यह कहा गया कि जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं ए टू आई, इनको अगर अप्लाई करना है कोर्ट को या अप्लाई नहीं भी करना है, तो किन किन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो मैक्सिम्स यहां पर लिखी उनको अप्लाई करेंगे या अप्लाई नहीं करेंगे। इट मींस सबसेक्शन 2 में कुछ एडिशनल सर्कमस्टांसेस लिखे गए हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसेक्शन 2 में लिखा गया है शेल, द कोर्ट शेल आल्सो रिगार्ड्स,
यानी इन परिस्थितियों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाएगा। तो सबसेक्शन 2, अब तो मैं अभी आपको लैंग्वेज दिखाता हूं क्या कहती है। द कोर्ट मे प्रिज्यूम मीन्स की डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन है। कोर्ट को अपने विवेकाधिकार को यूज करना है कि वो प्रिज्यूम करे या ना करे, उपधारणा या करे या ना करे, लेकिन प्रिजम्पशन है किस बात की। हर सेक्शन में आपको ये चेक करना है जो प्रिजम्पशन की है इनमें किस बात की प्रिजम्पशन है। दो बातें पहले चेक करिए, क्या फैक्ट की प्रिजम्पशन है, क्या ऑफेंस की प्रिजम्पशन है। अगर ऑफेंस की प्रिजम्पशन है तो कौन से ऑफेंस की प्रिजम्पशन है, और अगर फैक्ट की प्रिजम्पशन है तो कौन से फैक्ट की प्रिजम्पशन है। तो यहां पर बोला गया है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। प्रिजम्पशन किस बात की है, प्रिजम्पशन है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, अर्थात कोई तथ्य अस्तित्व में है, इस बात की प्रिजम्पशन को अलाउ करती है सेक्शन 190। इट मींस ये ऑफेंस की प्रिजम्पशन नहीं है। जैसा कि आपने सेक्शन 117 में पढ़ा था, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, ये ऑफेंस है एक, और इसको प्रिज्यूम करने की बात कही गई है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 118 आपने पढ़ा तो वहां पर कहा गया है प्रिजम्पशन ऑफ डोरी डेथ कमिटेड बाय हस्बैंड और हर रिलेटिव एंड हिज रिलेटिव्स। दहेज मृत्यु की उपधारणा है वहां पर, अर्थात ऑफेंस की उपधारणा है, अपराध की उपधारणा है, तथ्य की नहीं है। लेकिन यहां पर कोई तथ्य अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, ऐसी उपधारणा कोर्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तथ्य की एग्जिस्टेंस है, बट क्या ऐसे ही कर सकते हैं, उनको डिस्क्रिशन दे दी तो उनकी मर्जी है, किसी फैक्ट को वो प्रिज्यूम मान लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पर इस तरीके की डिस्क्रिशन दी जाती है तो वहीं पर उसी लॉ में, उसी प्रोविजन में या किसी दूसरे कनेक्टेड प्रोविजन में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं कोर्ट को कि आपको इनको ध्यान में रख के अपनी डिस्क्रिशन को यूज करना है। तो वो गाइडिंग फैक्ट्स क्या है यहां पर, जब कोर्ट किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को कंसीडर करे, एग्जिस्टेंस को मान ले, तो उन्होंने कहा है विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड। ये ऐसा फैक्ट है जो कोर्ट डिस्क्रिशन जिसको दी जा रही है वो मानती है, वो सोचती है कि ऐसे फैक्ट के घटित होने की संभावना है, तभी ऐसे फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसे फैक्ट के घटित होने की संभावना नहीं है, देन ऐसे फैक्ट के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की प्रिजम्पशन नहीं करेगी। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करने के लिए, कि ऐसे फैक्ट के घटित होने की संभावना होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ फ्रेजेस को रिपीट कई बार करता हूं, तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि क्योंकि रिपीट करने के पीछे का मेरा एक बेसिक पर्पस है कि मैं एक एक फ्रेज को अलग अलग समझाता हूं, उसके अंदर यूज हुए वर्ड्स का मीनिंग आपको बताता हूं। तो केवल एक वर्ड का मीनिंग बता दिया तो उसके बाद मुझे, मेरी मजबूरी हो जाती है कि उस वर्ड के मीनिंग के साथ पूरी फ्रेज आपको बताऊं, तो इसलिए कई बार रिपीटेशन हो जाता है। अगर आपको मेरे वर्ड्स का रिपीटेशन बुरा लगता है, आपको इरिटेट करता है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग के टाइम पे उनको मैं निकाल दूं, बट वीडियो रिकॉर्ड करते समय तो मुझे ऐसी आदत पड़ गई है अब कि मुझे वो बोलना पड़ता है। तो चलता हूं मैं आगे। तो कुल मिला के गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है वो आप समझ गए। लेकिन अब अगेन ये क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि बेसिक फंडा क्या है कि कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि ऐसे फैक्ट के घटित होने की संभावना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि संभावना को कैसे जानेगी कोर्ट, कि इस फैक्ट के घटित होने की संभावना थी। तो उसके लिए भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स थी, और वो तीन बातें हैं, और तीनों बातों के ऊपर एक ही ऑपरेशन है। अर्थात ये सेक्शन 119 तीन ही फील्ड में काम करती है। नंबर एक, नेचुरल इवेंट के बारे में काम करती है, अर्थात जो कोर्ट यहां प्रिज्यूम करेंगे कि किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं, वो नेचुरल इवेंट में से हो सकता है। नंबर दूसरा, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, मानव का जो आचरण है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वो मानव कैसा व्यवहार करेगा।
वो ह्यूमन कंडक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में उसको ध्यान में रखते हुए किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है। और तीसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, लोक और व्यक्तिगत कारोबार, इनको ध्यान में रखते हुए। और इन तीन फैक्टर्स के ऊपर एक ऑपरेशन है कि इनके अंदर से भी क्या, इनके अंदर से भी कॉमन कोर्स, इन तीनों का कॉमन कोर्स। एग्जांपल देने की मैं आपसे, कॉमन कोर्स की हिंदी है सामान्य अनुक्रम में। मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सुबह सुबह जागे और अपना वॉक करने के लिए आपको पार्क जाना था। आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले तो आपने देखा कि वो जो रोड है काले कलर का आपके सामने, वो गीला है, गीला पड़ा है। तो अब आप क्या सोचेंगे, आपके मन में क्या आएगा? वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए। मेरे मन में तो ये आएगा कि रात को बारिश हुई है। अब मैं क्या प्रिज्यूम कर रहा हूं कि रात को बारिश हुई है। ये इस फैक्ट की बारिश हुई थी, इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, ये मैंने प्रिज्यूम कर लिया। ये संभावना है कि ये बारिश होने की घटना घटित हुई है। लेकिन मैं क्यों प्रिज्यूम कर पा रहा हूं इसको? कि मैंने कुछ ऐसा देखा। क्या देखा? कि जब रोड पे मैं निकला तो रोड गीला था पानी से। अब ये एक नेचुरल इवेंट है। अब नेचुरल इवेंट का कॉमन कोर्स क्या है? ये कॉमन कोर्स क्या है? सामान्य अनुक्रम के कारोबार में समझना है नेचुरल इवेंट को। नेचुरल इवेंट है बारिश होना। अगर बारिश होती है तो कॉमन कोर्स ये है कि वो जमीन को गीला करेगी, और जमीन की जगह पर यहां सड़क है तो सड़क को वो गीला करेगी, ये कॉमन कोर्स है। और अगर सड़क गीली है तो कोर्ट में प्रिज्यूम की बारिश हुई थी रात। अभी यहां पर जब तक आप सरकमस्टांसेस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो किसी घटना के घटित होने को आप नहीं समझ पाएंगे। सरकमस्टांसेस ये हैं केस के कि वहां बारिश कहीं ना कहीं फैक्टिंग इशू, रेलेवेंट फैक्ट, कोई ऐसा मैटर होना चाहिए जिसके बारे में प्रिजम्पशन करना बनता है कोर्ट का। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने कि रात को बारिश हुई है। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। अब मैंने जैसे ही 4-5 कदम रोड पे आगे बढ़ाए, उस गीले रोड पर मैंने थोड़ी सी नजर ऊपर उठाई, लेफ्ट देखा, राइट देखा, पेड़ों पर नजर गई, पेड़ों के नीचे की जमीन पर नजर गई, तो मैंने देखा कि पेड़ों के जो नीचे जमीन है वो तो सूखी हुई है। पेड़ों के जो पत्ते हैं उन पे तो धूल जमी हुई है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? अभी भी आपको लगता है कि बारिश हुई है। अब मेरा कॉमन सेंस कहता है कि बारिश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बारिश होना एक नेचुरल इवेंट है, और इस नेचुरल इवेंट के कॉमन कोर्स क्या क्या हो सकते हैं कि जब बारिश पड़ेगी तो पत्ते भी गीले होंगे, जमीन भी गीली होगी, पत्तों पे इसीलिए जमी हुई धूल नहीं रुकेगी, वो गिर जाएगी। और अगर थोड़ी बारिश हुई है तो फिर सड़क पर भी बूंदें दिखेंगी, सड़क गीली नहीं दिखेगी, और पत्तों पर भी धूल की वजह से अलग अलग बूंदें दिखेंगी। नेचुरल इवेंट का जो कॉमन कोर्स है, जो सामान्य अनुक्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी कि हां, ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो ये कि कोर्ट सोचती है कि ऐसे फैक्ट घटित हुए हैं, इनको गाइडेंस कहां से मिल रही है? कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। यानी नेचुरल इवेंट में जो कुछ होता है उनको ध्यान में रखते हुए प्रिज्यूम करेंगे कि वो पर्टिकुलर फैक्ट घटित हुआ या नहीं। मैंने पहले एग्जांपल में आपको केवल और केवल सड़क बताई थी, सड़क गीली थी, तो उसी से मैं प्रिज्यूम कर रहा था कि रात को बारिश हुई है। लेकिन मैंने अपने दायरे को बढ़ाया, आसपास की मिट्टी और पेड़ों के पत्ते को देखा, तो पता चला कि बारिश नहीं हुई है। अब मैं प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि रात को बारिश हुई। तो फिर अगेन एक बात आ जाती है कि फिर सड़क गीली हुई क्यों? अब ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए एविडेंस लानी पड़ेगी।
यहां प्रिजम्पशन नहीं हो सकती क्योंकि ये नेचुरल इवेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक नेचुरल इवेंट ये है कि अगर यहां पर ये गीली हुई है तो कोई लिक्विड तो जरूर पड़ा है इसके ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि ये लिक्विड क्या है, कैसे इसके सड़क के ऊपर आया, कोई पानी का टैंकर आया क्या, उसने छिड़काव करके गया है वो पॉल्यूशन को डाउन करने के लिए, या पानी का टैंकर लीक हो गया था, या पेट्रोल लीक हो गया था सड़क पर इसलिए वो गीला गीला है, पेड़ नहीं गीले हो पाए। ये है कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। तो यहां पर घटित जो होगा तथ्य, ऐसा जो कोर्ट सोचती है कि ऐसे तथ्य के घटित होने की संभावना है। देखिए, कनेक्ट करने के लिए मुझे फिर से रिवाइज करना पड़ा है, रिपीट करना पड़ा, मजबूरी है मेरी, तो आप प्लीज इरिटेट मत होइए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करता होगा। तो ऐसे घटित होने के लिए क्या क्या कोर्ट को देखना है, ऐसा सोचने के लिए क्या क्या कोर्ट को देखना है, तो यहां पर लिखा गया आगे रिगार्ड बीइंग हेड टू द कॉमन कोर्स ऑफ। अब यहां से ना एक और ध्यान रख लेना बात, कि ये जो वर्ड्स है ना, द कॉमन कोर्स ऑफ, ये वर्ड्स नेचुरल इवेंट के साथ भी पढ़े जाएंगे, कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के साथ भी पढ़े जाएंगे, नेचुरल कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस के साथ भी पढ़े जाएंगे इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस। हर पर्टिकुलर विशेष केस के अंदर जितने भी तथ्य इन्वॉल्व हैं, उन तथ्यों का रिलेशन इन सब के साथ में आपको बनाकर देखना है, कोर्ट को देखना है। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो आपको भी देखना है, आपके सामने क्वेश्चन आया तो भी आपको देखना है कि जो केस दिया गया उसके फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर कोर्ट प्रिज्यूम करेंगी कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। वो कैसे? क्योंकि वो मानती हैं कि ऐसे फैक्ट के घटित होने की संभावना है। और ऐसी संभावना क्यों मानती हैं? क्योंकि उन्होंने जब ये फैक्ट देखे तो उन्होंने लगा कि ये तो नेचुरल इवेंट है, और ऐसी नेचुरल इवेंट का कॉमन कोर्स तो यही है जो सामने दिख रहा है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि वो नेचुरल इवेंट हुई होगी। इसी तरीके से कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, एक होगा ह्यूमन कंडक्ट, 1000 ह्यूमन है तो 1000 ह्यूमंस के 1000 कंडक्ट होंगे, लेकिन उन 1000 में से कॉमन कंडक्ट क्या है? हर 1000 व्यक्ति उस कंडक्ट को तो करेगा ही करेगा। हो सकता है बाकी पर्टिकुलर कंडक्ट हो, पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर कंडक्ट, बट वो कॉमन नहीं है। लेकिन यहां पर कोड को प्रिज्यूम करने के लिए कॉमन देखना है, कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कॉमन कोर्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो एक केस है कोर्ट के सामने कि ए का मर्डर हुआ है, ए का मर्डर हुआ है, और इसमें बी आई विटनेस है, इसने मर्डर होते हुए देखा है। इस केस में बी क्या है? आई विटनेस। अब जब ये कोर्ट में आया बी गवाही देने के लिए, पहले चीफ एग्जामिनेशन होगा। चीफ एग्जामिनेशन में इसने बोल दिया कि मैं सीन ऑफ क्राइम पर प्रेजेंट था, इतने बजे से इतने बजे तक प्रेजेंट रहा, इस कारण से वहां पर प्रेजेंट था, और मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक्स आया था, उस एक्स ने ए को गोली मार दी थी, और गोली लगने के बाद ये व्यक्ति मर गया। ए इसने बोल दिया जी। अब जो आप काउंसिल हैं, चतुर काउंसिल हैं, आपने इनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए। अब क्रॉस क्वेश्चंस में आपने पूछा, अब क्रॉस क्वेश्चन किसके ऊपर कर सकते हैं? नेचुरल ह्यूमन कंडक्ट, ऑर्डिनरी ह्यूमन कंडक्ट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी आई विटनेस के सामने मर्डर हुआ है तो इसका नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए, और इसका नहीं, इसकी जगह पर सी होता तो उसका भी यही कंडक्ट होता, डी होता तो उसका भी यही कंडक्ट होता, ई होता तो उसका भी यही कंडक्ट होता। इसीलिए कहा गया है कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ऐसा कंडक्ट नहीं जो एक ए है तो वो अलग कंडक्ट करेगा इसी सिचुएशन में, बी है तो अलग करेगा, सी है तो अलग करेगा, डी है तो अलग करेगा। नो, कॉमन कोर्स। ऐसी ऐसे कंडक्ट पर आपको एग्जामिनेशन करना है जो सभी का कॉमन होगा। तो अब आपने क्वेश्चन पूछा कि जब इसको गोली लग गई तो उसके जस्ट बाद आप कहां गए? तो उसने कहा इसके जस्ट बाद तो मैं चाय पीने चला गया रेस्टोरेंट में।
फिर आपने पूछा कि उसके बाद आप कहां गए? उसने कहा कि मैं अपने घर चला गया फिर इसके बाद। फिर पूछा आपने कि उसके बाद आपने क्या किया? तो उसने कहा कि फिर मैं इसके बाद थाने गया ये कंप्लेंट करने कि एक्स ने ए का मर्डर कर दिया। आपने ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया। अब यहां पर आपने किस पॉइंट पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया है? आप ये दिखाना चाहते हैं कोर्ट को कि अगर किसी व्यक्ति के सामने मर्डर हुआ है तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? हर एक व्यक्ति, कॉमन कोर्स क्या होगा एक व्यक्ति का जो किसी मर्डर को देख रहा है? कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट क्या होगा उसका कि वो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, ना कि चाय पीने जाएगा। पुलिस को इन्फॉर्म करना इज अ कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। चाय पीने जाना इज अनकॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। उसके चाय पीने के बाद भी अपने घर गया, इट इज अगेन अनकॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कोई अगर कॉमन नेचुरल ह्यूमन कंडक्ट अगर आपको देखना है ऐसी सर्कमस्टांसेस में तो वो 112 पर कॉल करेगा, पुलिस को बुलाएगा, इस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, छोड़ नहीं जाएगा वहीं पर। तो यहां पर आपने शो कर दिया कि यहां पर जो ह्यूमन कंडक्ट इस विटनेस ने किया बी ने, इट इज नॉट बिलीवेबल। तो यहां कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि बी जो है जिसको आई विटनेस बताया जा रहा है इस घटना का, इट इज नॉट अ आई विटनेस। कोर्ट मे प्रिज्यूम दिस। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों प्रिज्यूम किया? कोर्ट ने इसलिए प्रिज्यूम किया कि ह्यूमन कंडक्ट जो होना चाहिए था इन परिस्थितियों में वो ह्यूमन कंडक्ट इसने नहीं किया। इसलिए क्योंकि हर एक आई विटनेस जो एक कॉमन सेंस का आई विटनेस है वो यही कंडक्ट करता कि पुलिस को इन्फॉर्म करता या इसे हॉस्पिटल लेके जाता, पब्लिक को हेल्प के लिए बुलाता, किसी और को बताता, बट इसने किसी को नहीं बताया। भाई साहब चाय पीने चले गए सीधे, फिर उसके बाद घर चले गए। अब जब आपने ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब से कि काइंडली मुझे भी आप परमिशन दीजिए सर कि मैं भी इसका फर्दर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकूं, कुछ पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो जज साहब ने परमिशन दे दी कि कर लीजिए आप इसका क्रॉस एग्जामिनेशन। देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने पूछा कि जब आपने देख ही लिया था कि इसको गोली लग गई है और फिर उसके बाद आपने बताया कि आप रेस्टोरेंट चले गए चाय पीने, तो क्या कारण बता सकते हैं कि आप रेस्टोरेंट क्यों गए? तो उसने बताया कि मैं तो डर गया था बहुत ज्यादा और मैं पुलिस के मामले में फंसना नहीं चाह रहा था। अगर मैं उसी समय ये कॉमन कोर्स ऑफ जो ह्यूमन कंडक्ट है ये कर देता, पुलिस को बता देता, तो पुलिस मुझे विटनेस बनाती और मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है ये तो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, ये कहीं मुझे भी कोई खतरा ना पहुंचा दे। तो मुझे मेरे माइंड में टेंशन हो रही थी और इस टेंशन को रिलीज करने के लिए मैं रेस्टोरेंट चला गया चाय पीने। अब अगेन इन परिस्थितियों में जो विटनेस ने बताया कि ये एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल था और मैं नहीं चाहता था इस कारण से इस केस में विटनेस बनना, तो पॉसिबल है ये कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है कि ऐसी पोजीशन में किसी व्यक्ति के माइंड में टेंशन हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और भी घबराहट हो सकती है, तो उस घबराहट को हो सकता है कि पीने के लिए, चाय पीने के लिए चला गया। तो अगेन कोर्ट में प्रिज्यूम कि इसने वो जो गैप आया था उसको एक्सप्लेन कर दिया। देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि यस बी इज द आई विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट। बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगेन एक क्वेश्चन पूछते हैं उससे कि चलो रेस्टोरेंट तक तो ठीक है आप चले गए, बट रेस्टोरेंट के बाद आप घर क्यों गए, सीधे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए, या उस विटनेस को आप सॉरी उस विक्टिम को आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? उसने फिर जवाब दिया कि चाय पीने के बाद भी मेरे माइंड में उथल पुथल थी, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैं घर गया और घर जाकर मैंने अपनी पत्नी से ये डिस्कस किया। देन पत्नी ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो,
और अगर एक जिम्मेदार नागरिक अपना काम नहीं करेगा तो समाज में कानून व्यवस्था कैसे बनेगी? देन जब मैं मोटिवेट हुआ, उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गया। तो अगेन ये जो एक्सप्लेनेशन इस विटनेस ने दी, तो इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में प्रिज्यूम अगेन कि हां ऐसा हुआ होगा, इट थिंक्स कि ऐसा घटित हुआ होगा, ये संभावना है। अब ये संभावना किसके आधार पर डिसाइड की कोर्ट ने? कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, क्योंकि ऐसे मैटर्स में पब्लिक डर ही जाती है, डरने के बाद टाइम लगाती है, लेकिन हाँ अगर उसको कोई मोटिवेट करे तो मोटिवेट हो भी जाता है। इट इज अ कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। देन इस कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में प्रिज्यूम कि इट इज अ आई विटनेस और नॉट, एंड कोर्ट में नॉट प्रिज्यूम। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट आपको समझ आ गया होगा, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट समझ आ गया होगा। नेचुरल इवेंट वाले में एक अनकॉमन की भी बात बताता हूं, क्योंकि ह्यूमन कंडक्ट में अनकॉमन आप समझ गए, नेचुरल इवेंट में अनकॉमन की बात रह गई। देखिए एग्जाम्पल हमारा था कि जब मैं घर से बाहर निकला तो सड़क गीली थी, मैंने प्रिज्यूम किया कि शायद रात को बारिश हुई, आई प्रिज्यूम कि बारिश हुई है। तो क्या मैं ये भी प्रिज्यूम कर सकता हूं साथ में कि रात को बिजली भी कड़की होगी, थंडरबोल्ट भी हुआ होगा? क्या मैं ये प्रिज्यूम कर सकता हूं कि ओलावृष्टि भी हुई होगी? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उतना प्रिज्यूम कर सकता हूं जितना कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट है, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट है। देखिए ये बात ठीक है कि ओलावृष्टि तभी होती है जब बारिश होती है। अच्छा ये बात भी ठीक है कि बारिश के मौसम में ही थंडरबोल्ट होता है, लेकिन इट इज नॉट कॉमन कि हर बारिश में ओलावृष्टि होगी, हर बारिश में थंडरबोल्ट होगा। ये कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट नहीं। लेकिन हाँ बारिश का मतलब पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो पेड़ों को गीला करेगा, जमीन को गीला करेगा, सड़क को गीला करेगा। इट इज अ कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। तो मैं केवल ये प्रिज्यूम कर सकता हूं कि बारिश हुई है, बट ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि थंडरबोल्ट भी हुआ होगा, ओलावृष्टि भी हुई होगी। तो कॉमन कोर्स का मतलब नेचुरल इवेंट में क्या क्या उस इवेंट के इफेक्ट वो आएंगे। एक और एग्जांपल ले लो, धराली में 2025 में, अगस्त 2025 में धराली में एक बादल फटे थे और बहुत सारा पानी ऊपर से मलबा पानी बहकर आ गया था और बहुत सारे घर उसमें बह गए थे, कई सारे लोगों की जान चली गई थी, आप लोगों को याद होगा। देखिए ये बादल फटना एक नेचुरल इवेंट है, और इस बादल फटने का कॉमन कोर्स क्या है कि वो अपने साथ वहां पेड़ होंगे उनको भी गिरा के लाएगा, पत्थर होंगे उनको भी बहा के लाएगा, उनके रास्ते में कोई मकान आएगा तो उसको तोड़ भी सकता है, कोई व्यक्ति आएगा तो उसको भी बहा कर ले जा सकता है। इट इज अ कॉमन कोर्स ऑफ दिस बादल फटना। तो नेचुरल इवेंट के जो जो कॉमन कोर्स होंगे, इन इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में प्रिज्यूम कि हाँ यहां पर बादल फटा, बादल फटने का एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी संभावना है। संभावना क्यों है? क्योंकि कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट ऐसा दिखाई दे रहा है। अब एक तीसरी बात और रह जाती है कि कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, लोक कारोबार और व्यक्तिगत कारोबार, जो सरकारी काम होते हैं वो, और जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं, व्यक्तिगत व्यवसाय होते हैं, वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो कोर्ट में प्रिज्यूम के सिस्टम ठीक तरीके से ही काम करता है। जैसे कि एक मेल डिलीवर होती है, चिट्ठी डिलीवर होती है। कैसे डिलीवर होती है? आपने चिट्ठी लिखी, चिपकाया, फोल्ड किया, चिपकाया और लेटर बॉक्स में डाल दिया। वहां से पोस्टमैन आता है पर्टिकुलर टाइम पर, वो चिट्ठियां जितनी भी इकट्ठी हुई थी उस लेटर बॉक्स में उनको निकाल कर ले जाता है और उनको अपने पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। वहां पर बांट बांट के उनको अलग अलग रख दिया जाता है एरिया वाइज। वहां से उठाकर आगे भेज दिया जाता है, नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस में भेज दी जाती है और उस पोस्ट ऑफिस से उस पर्टिकुलर एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाती है। ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है। तो कोर्ट मानकर चलेगा कि सिस्टम ने ठीक काम किया है, लेकिन क्या
क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने? क्वेश्चन ये है कि एक पार्टी कहती है कि मैंने इनको एक लेटर लिखा था, लिखने की एविडेंस है। लेटर मैंने लेटर बॉक्स में डाल दिया था, ये एविडेंस है। लेटर बॉक्स पर्टिकुलर टाइम पर खोला था, उस पोस्टमैन ने कहा था कि मैं इस टाइम पर खोलकर इतनी सारी चिट्ठी निकालकर अपने पोस्ट ऑफिस में ले गया। उन पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा था एरिया वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी थी। अब पार्टी कहती है सामने वाली मुझे तो लेटर मिला ही नहीं, मुझे तो लेटर मिला ही नहीं। देन इन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट में प्रिज्यूम कि लेटर उसको मिला है, लेटर उसको डिलीवर हुआ है। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहती है कि कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक बिजनेस ये है कि एक बार अगर लेटर बॉक्स में किसी पार्टी ने लेटर डाल दिया तो अब सिस्टम अपना प्रॉपर तरीके से काम करता है, और जब तक उसके घर डिलीवर नहीं कर देगा तब तक अपना रुकेगा नहीं, प्रोसेस चलता रहेगा। अगर कोई पार्टी इसके कंट्रेरी प्रूव करना चाहती है कि मुझे लेटर नहीं मिला, तो आप एविडेंस लाओ और प्रिज्यूम कर दो, उसको रिबट कर दो। बट कोर्ट तो प्रिज्यूम कर लेगा, कोर्ट में प्रिज्यूम। अगर दूसरे भी सर्कमस्टांसेस और हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हो सकता है प्रिज्यूम ना भी करे, बट कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस यही है कि वो लेटर उस व्यक्ति तक पहुंचा है, डिलीवर हुआ है, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकती है। तो इस पूरी सेक्शन में जब आपने देखा तो आपने चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट पाई होंगी कि तीन तो ये बातें हैं, नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। और इनका क्या, इन तीनों का क्या, इन तीनों का कॉमन कोर्स को ध्यान में रखते हुए कोई फैक्ट घटित हुआ होगा, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है देन कोर्ट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करेगा, और उस केस के पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसी के आधार पर इनको और फर्दर इलस्ट्रेट करने के लिए यहां पर 9 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं A to I। अब मैं लौटकर आता हूं आपको पहले प्रिजम्पशन पे कि जहां पर थेफ्ट एंड मर्डर एक सेम ट्रांजैक्शन पे, और मैंने पूछा था कि अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है कि ये व्यक्ति चोर है क्योंकि इसके पोजेशन से इसी थेफ्ट एंड मर्डर केस के स्टोलन आर्टिकल्स मिले हैं, तो क्या ये प्रिजम्पशन मर्डर तक भी एक्सटेंड हो सकती है कि हाँ यही व्यक्ति है जिसने वो मर्डर किया था? तो मैं आपको बता दूं कि ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं रोकता है ऐसी एक्सटेंशन को मर्डर तक एक्सटेंड करने के लिए। क्यों नहीं रोकता है? आप कहेंगे कि इस इलस्ट्रेशन में तो केवल थेफ्ट की बात हुई है, कि या दो ही प्रिजम्पशन है इस इलस्ट्रेशन में, कि या तो वो चोर है ऐसा प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, या फिर उसने चोरी के आइटम रिसीव किए थे विद द नॉलेज, या फिर ये प्रिज्यूम करेगा। और जब इस इलस्ट्रेशन में केवल दो ही प्रिजम्पशन लिखी है तो सरकार आप तीसरी प्रिजम्पशन क्यों गाए जा रही है? तो इसका जवाब ये है कि ये इलस्ट्रेशंस हैं दोस्तों। इन्होंने ये नहीं कहा, ये इलस्ट्रेशन ए ये नहीं कहता है कि अब हर केस में जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, चाहे इससे कनेक्टेड ऑफेंस भी हुए, उनमें केवल और केवल चोर ही माना जाएगा, उसको मर्डरर नहीं प्रिज्यूम किया जा सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रिजम्पशन तो अल्टीमेटली आपने कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट से देखना है। ये तो एक इलस्ट्रेशन दिया जा रहा है उसका कि उसका ह्यूमन कंडक्ट कैसा था। सारी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकते यहां पर लेजिस्लेचर, वो आपको एक गाइडिंग दे रहे हैं, गाइडिंग फैक्टर्स दे रहे हैं, गाइडिंग एग्जांपल्स दे रहे हैं कि आप ऐसा सोच लेना। लेकिन वो साथ में ये भी है कि ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है और यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अगर ह्यूमन कोर्स ऑफ कंडक्ट इसके आगे भी एक्सटेंड करता है, अलाउ करता है प्रिजम्पशन को, तो आप उसके आगे एक्सटेंड कर लेना। अगर ये एविडेंस आ जाती है कि एक ही व्यक्ति ने चोरी की है, और ये भी एविडेंस आ जाती है कि चोरी करने वाले व्यक्ति ने ही मर्डर किया है, और ये एविडेंस आ जाती है कि यही व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है, इसी व्यक्ति के पोजेशन से वो स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, और साथ में ये व्यक्ति इसके पास ये स्टोलन प्रॉपर्टी कैसे आई इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इसको अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहा है या फेल हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कौन कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट में नहीं कहेगा कि मर्डर इसने किया?
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर कहीं चेन नहीं टूटती है और दूसरी हाइपोथेसिस कोई नहीं बनती है तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि इसने मर्डर किया है। अब क्वेश्चन आता है कि आप ये भी कह सकते हैं क्या मर्डर को भी मे प्रिज्यूम से आप प्रूव करेंगे? मर्डर को तो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट जाकर प्रूव करना पड़ता है। तो बिल्कुल प्रूव करना पड़ता है दोस्तों। मैं कब कह रहा हूं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना पड़ता। अब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए प्रिजम्पशंस को, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए किसी फैक्ट को प्रूव कैसे किया जाता है। कोर्ट कब मानती है कि कोई फैक्ट प्रूव हो गया? तो उसके लिए सेक्शन पढ़नी पड़ेगी आपको। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर प्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई है। बहुत अच्छे से मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और दो तरीके हैं किसी फैक्ट को कोर्ट माने कि वो प्रूव हुआ या नहीं। एक तरीका है सीधा सीधा कोर्ट बिलीव कर ले कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। क्या बिलीव कर ले? ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। प्रिज्यूम का मतलब बिलीफ, कोर्ट का बिलीफ, कोर्ट को विश्वास हो गया कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। इट मींस उस सेक्शन में वो फैक्ट प्रूव्ड हो गया है। दूसरा तरीका है कि अगर डायरेक्ट कोर्ट बिलीव नहीं कर पा रही है तो वो उन केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एक प्रूडेंट पर्सन को बैठाकर देखे कि इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एक प्रूडेंट पर्सन कैसे मान के एक्ट करेगा। क्या इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मानते हुए एक्ट करेगा या इस फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस को मानते हुए एक्ट करेगा। अगर कोर्ट पाती है कि प्रूडेंट पर्सन इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एक प्रूडेंट पर्सन इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मानते हुए एक्ट करेगा तो देन कोर्ट मान सकती है कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। अब जैसे ही कोर्ट किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मानती है तभी उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया जाता है। अगर कोर्ट ने यहां पर प्रिज्यूम किया, अगर कोर्ट प्रिज्यूम्स के फैक्ट की एग्जिस्टेंस है मतलब ये फैक्ट प्रूव हो गए। तो अब यहां पर कोर्ट ने सारे हालात को देखते हुए, अच्छा प्रूव्ड की डेफिनेशन में लिखा है कि वो बिलीव कब करेगी और उन प्रूडेंट पर्सन की सपोजिशन को कैसे देखेगी। तो आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, उसके सामने जितने भी मैटर्स हैं उन पर अपना माइंड अप्लाई करने के बाद बिलीव करेगी। तो छोड़ दो ये वाली रेजिडुअरी प्रिजम्पशन। प्रूव्ड की डेफिनेशन अगर जाओगे आप तो भी कोर्ट प्रिज्यूम ही करती है कि हाँ ये फैक्ट प्रूव हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रूव्ड की डेफिनेशन एंड सेक्शन 119 में गहरा कनेक्शन है दोस्तों, गहरा। जो बातें सेक्शन 119 में कही जा रही हैं वही बातें सेक्शन प्रूव्ड की डेफिनेशन वाले मैटर में कही। तो आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि जी फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है कि वहां प्रूव्ड की डेफिनेशन को लिमिट नहीं लगाया गया। सेक्शन 119 में लिमिट लगाई गई है कि 3 मैटर्स हैं, नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट और पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। इन 3 के कॉमन कोर्स हैं केवल सेक्शन 119 में। तो इट मींस जितने भी फैक्ट हैं सेक्शन 119 में वो 3 ही हो सकते हैं, नेचुरल इवेंट, कॉमन ह्यूमन कंडक्ट एंड ये। और उनमें से भी क्या देखना है कोर्ट को? उनका कॉमन कोर्स। और उसके आधार पर किसी फैक्ट, वहां प्रूव्ड की डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन तरीका वही है, बिल्कुल एकदम तरीका वही है। तो ये इंग्रेडिएंट थे दोस्तों इसके। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेक्शन 119 का जो मेन प्रोविजन है आप उसको समझ गए होंगे। एक ध्यान रख लेना आप कि यहां जो नीचे 9 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, these are not rules, these are only illustrations. Rule is this main provision. ये जो मेन प्रोविजन है ये है भैया नियम। इसको कभी आप इलस्ट्रेशंस को नियम मत मान लेना। ये जो इलस्ट्रेशंस दिए गए एक्सटेंड हो सकते हैं, कम रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। इस मेन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए तो हमें पढ़ाने वाले इलस्ट्रेशंस को ज्यादा पढ़ाते हैं कि जैसे कि यही रूल है,
इस भैया रूल को तो वो पढ़ाते ही नहीं, वो बताते ही नहीं कॉमन कोर्स क्या होता है, वो बताते ही नहीं कि 3 ही बातों पर एप्लीकेबल है, नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। तो आपको इसी तरीके से कानून को पढ़ना है, तभी आपकी क्लैरिटी अधिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल मैं इलस्ट्रेशंस के साथ में इसको आपको और क्लियर करूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शॉर्ट्स में अगर छोटे छोटे टाइम में आप जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम मेरा legal_lamp, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप उसे फॉलो कर लीजिए। छोटी छोटी सी बातें, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां पर मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।